नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में पत्रकार फजल और रिसर्च स्कॉलर समीर के बीच एक काफी गहरी चर्चा हुई। विषय था भारत में दंगे, गिरफ्तारियां और हमारी न्याय व्यवस्था। आइए इस पूरे इंटरव्यू के अहम पहलुओं को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं। आज के इस विश्लेषण को हम 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम देखेंगे दंगों का असर और पुलिस कार्रवाई को। उसके बाद साजिश के आरोपों पर होने वाले विवाद, मीडिया की भूमिका और परिवारों पर पड़ने वाले इसके असल प्रभाव पर बात करेंगे। अंत में जानेंगे कि इसका सही समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, दंगों के ठीक बाद का मंजर और खास तौर पर अल्पसंख्यकों पर इसका असर। रिसर्च स्कॉलर समीर ने बातचीत में एक बहुत अहम पैटर्न की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि कई दंगों में ये देखा गया है कि मुस्लिम बस्तियों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके पीछे सामाजिक तनाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और भीड़ की मानसिकता एक बड़ा कारण होती है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि जब भी ऐसी हिंसा होती है तो अल्पसंख्यक समुदाय खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। समीर ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हर दंगे की परिस्थितियां अलग होती हैं और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही हमें कोई पैटर्न नजर आए, लेकिन हर घटना की अपनी एक अलग सच्चाई होती है और बिना किसी पारदर्शी जांच के किसी एक नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर दंगों के बाद होने वाली गिरफ्तारियों में पक्षपात के आरोप क्यों लगते हैं? पत्रकार फजल का ये सवाल हमें सीधे हमारे अगले मुद्दे पर ले जाता है। आइए अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि दंगे के बाद की जांच प्रक्रिया में समुदायों और सरकारी तंत्र यानी पुलिस प्रशासन के बीच किस तरह का टकराव या मतभेद देखने को मिलता है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती दिखती हैं। एक तरफ परिवारों और सामाजिक संगठनों का सीधा आरोप होता है कि पुलिस की कार्रवाई अक्सर एक तरफा होती है। उनका कहना है कि कमजोर वर्गों को तो जल्दी निशाना बना लिया जाता है, लेकिन रसूखदार और प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई में बहुत देरी होती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उनका तर्क है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में और पुख्ता सबूतों पर ही आधारित होती है। आप जरा जांच प्रक्रिया से जुड़े एक और भारी भरकम शब्द पर गौर करते हैं, साजिश या कॉन्स्पिरेसी। दंगों के मामलों में इस शब्द पर इतना हंगामा क्यों होता है? और यही हमारा तीसरा अहम विषय है, संगठित हिंसा और साजिश के आरोपों को लेकर होने वाली कानूनी और सामाजिक बहस। इस मुद्दे पर भी दोनों पक्षों की दलीलें बिल्कुल विपरीत हैं। आलोचकों को ये डर होता है कि जब किसी हिंसा को साजिश का नाम दिया जाता है तो बेहद सख्त कानून लागू हो जाते हैं, जिनका इस्तेमाल शायद विरोध करने वालों या किसी खास समुदाय को लंबी कानूनी लड़ाई में फंसाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके उलट सरकार और पुलिस का तर्क ये है कि बड़े पैमाने पर होने वाले दंगों के पीछे अक्सर एक संगठित नेटवर्क काम करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस नेटवर्क की तह तक जाना बेहद जरूरी है। तो फिर इस उलझन का रास्ता क्या है? समीर का मानना है कि जब ऐसे परस्पर विरोधी विचार सामने हों तो अदालतों की स्वतंत्र भूमिका ही सबसे बड़ी उम्मीद होती है। बिना पारदर्शी जांच और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के सच्चाई तक पहुंचना लगभग असंभव है। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे विषय की तरफ और देखते हैं कि इन घटनाओं को समाज के सामने पेश करने में मीडिया का क्या रोल होता है और ये लोगों की सोच को कैसे बदलता है। हम सब जानते हैं कि मीडिया का असर कितना गहरा होता है। अगर मीडिया किसी एक समुदाय को बार बार शक की निगाह से या हिंसा से जोड़कर दिखाए तो पूरे समाज में एक बहुत ही नकारात्मक छवि बन जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर पत्रकारिता जिम्मेदार हो, तथ्य आधारित और संतुलित हो तो ये न सिर्फ समाज में तनाव को कम कर सकती है बल्कि असली सच्चाई को भी दुनिया के सामने ला सकती है। अब जरा जमीनी हकीकत की तरफ मुड़ते हैं, जो हमारा पांचवा विषय है, यानी उन आम मुस्लिम परिवारों पर इसका क्या दीर्घकालिक असर पड़ता है जो इन सबके बीच फंस जाते हैं। सोचकर देखिए, जब किसी परिवार पर ऐसा असर पड़ता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो एक गहरा डर और असुरक्षा घर कर जाती है। कई बार घर आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और सबसे दर्दनाक स्थिति तब होती है जब किसी निर्दोष को लंबी कैद काटनी पड़े,
इसका जो सामाजिक और मानसिक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है और जाहिर है इससे सिस्टम पर से उनका भरोसा भी डगमगा जाता है। इन सारी गंभीर चुनौतियों और समस्याओं को समझने के बाद अब बात करते हैं समाधान की, जो हमारा आखिरी हिस्सा है। आखिर इस स्थिति को सुधारा कैसे जाए? समीर ने इस बातचीत में कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाए हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय। दूसरा, पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आज़ाद होकर काम करना चाहिए। इसके अलावा दंगों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बनाए जाने चाहिए। मीडिया और राजनेताओं को भड़काऊ भाषा से बिल्कुल बचना चाहिए। और सबसे अहम, समाज के भीतर बातचीत, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो वो समीर के इस एक कथन में छिपा है। एक लोकतंत्र में पुलिस की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जाहिर है अगर ये भरोसा टूटता है तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव ही कमजोर हो जाती है। और इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनेर के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक समाज के तौर पर हम न्याय, शांति और बराबरी की इस भावना को और कैसे मजबूत कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।